हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग अभी इस वीडियो में द लास्ट लेसन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लाइन बाय लाइन मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इट इज़ रिटन बाय अल्फोंस डोडे। Alphonse Daudet was born in the year of 1840, died in the year of 1897. ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. So basically last lesson में उन दिनों की बात की गई है जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था। सो बेसिकली फ्रैंको का मतलब होता है फ्रांस, प्रूशियन का मतलब है प्रूशिया, मॉडर्न डे इसे जर्मनी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था और इस वॉर में फ्रांस को डिफीट कर दिया था प्रूशिया ने, मतलब प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। और उस टाइम पर बिस्मार्क जो थे ये जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, parts of Austria. तो जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के टेरिटरी को मिलाकर प्रूशिया उस टाइम पर बना हुआ था। और उस टाइम पर जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बिस्मार्क, और इन्हीं के अंडर में फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था जिसमें प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. तो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स थी जो एल्सेज एंड लोरेन, इनको भी प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो, एक तरफ फ्रांस एंड दूसरी तरफ प्रूशिया। तो प्रूशिया जैसे कि हमने अभी देखा कुछ पार्ट जर्मनी का, पोलैंड का एंड ऑस्ट्रिया का मिलकर प्रूशिया जो है बना हुआ था। ठीक है। जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया की टेरिटरी को मिलाकर प्रूशिया बना हुआ था। सो फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था, इसको डिफीट कर दिया था प्रूशिया ने। तो फ्रांस की ना दो डिस्ट्रिक्ट थी, एल्सेज एंड लोरेन। तो एल्सेज एंड लोरेन को भी प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर इस स्टोरी में जो हम पढ़ेंगे ना वो हम ये जानेंगे कि भाई जो मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं, वो हैं एल्सेज के। तो एल्सेज में क्या कुछ हुआ, प्रूशिया ने जब इनको कैप्चर कर लिया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ इसका इम्पैक्ट देखेंगे, इस वॉर का इम्पैक्ट क्या था। यहाँ से हमारे चैप्टर की कहानी शुरू होती है, लेकिन आगे कहानी को पढ़ने से पहले आपने दो कैरेक्टर के नाम याद रखने हैं। एक का नाम है फ्रेंड्स एंड एक है मिस्टर एमएल। सो बेसिकली जो फ्रेंड्स है ये स्कूल गोइंग बॉय है। ठीक है, ये स्कूल गोइंग बॉय है एंड यही हमें कहानी सुना रहा है। मतलब एक ये स्कूल में जाता है जहाँ पर ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखता है और यही हमें सारी कहानी बता रहा है। और ये जिस स्कूल में जाकर जिन मास्टर से ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखता है उनका नाम है मिस्टर एमएल। तो मिस्टर एमएल एक फ्रेंच टीचर हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। सो अब हम आगे कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत आय से शुरू होती है। हु इज आय हेयर? बेसिकली यहाँ पर नरेटर की बात हुई है। तो नरेटर जब कहानी सुना रहा है तो वो कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो आय यहाँ पर कौन है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमें क्या सुना रहा है? यहाँ पर कहानी सुना रहा है। तो ये कहता है कि उसने जो है उस सुबह स्कूल जाने में काफ़ी देरी कर दी। वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और वो उस दिन बहुत डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? स्कोल्डिंग की वजह से, डांट की वजह से। और ड्रेड का मतलब है डर। स्पेशली बिकॉज मिस्टर एमएल हैड सेड ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और यहाँ पर उसको डर इस वजह से था कि उसके जो टीचर है मिस्टर एमएल, वो एक्चुअली स्कूल में पार्टिसिपल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे। पार्टिसिपल्स आपने अगर ध्यान दिया हो, हमेशा हम लैंग्वेज में पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं। लैंग्वेज में जब ग्रामर पोर्शन आप पढ़ते हैं ना तब पार्टिसिपल्स आते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, पार्टिसिपल्स। इन द सिमिलर मैनर हम हर लैंग्वेज में जो ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं उसमें भी हम पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी डरा हुआ था। एक तो इसलिए
क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए, तो उसे इस चीज़ की वजह से भी डर लग रहा था कि उसको डांट पड़ेगी। दूसरा उसको डर ये था कि उनके जो फ्रेंच टीचर हैं मिस्टर एमएल, वो पार्टिसिपल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे और पार्टिसिपल्स से रिलेटेड फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं आता था। सो आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहे हैं कि उनको तो पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। तो फॉर अ मोमेंट का मतलब है कुछ टाइम के लिए फ्रेंड सोचता है कि क्यों ना वो भाग जाए। भाग जाए मतलब वो स्कूल ना जाए बल्कि स्कूल से बंक कर ले, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और वो सोचते हैं कि क्यों ना स्कूल से बाहर पूरा दिन स्पेंड किया जाए। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। और उसने जब बाहर का वेदर देखा तो बहुत ही वार्म एंड ब्राइट था, मतलब डेज सनी थे उस टाइम पर। सनी डेज का मतलब है अच्छी सूरज की किरणें आई हुई थी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फ्रांस है ना, वो वैसे ही एक कोल्ड रीजन है, एक ठंडा इलाका है। तो वहाँ पर जब भी धूप वगैरह आती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एक सुहावना सा मौसम लगता है उनको, ठीक है। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. So basically अब बाहर जाकर जब वो देखता है तो वो क्या देखता है, वो वेदर काफ़ी वार्म था, काफ़ी ब्राइट था, बर्ड्स चॉप कर रहे थे। इनफैक्ट जो सॉ मिल है, सॉ मिल का मतलब है एक ऐसे मिल जहाँ पर लकड़ियाँ का काम होता है, लकड़ियाँ काटी जाती हैं, राइट। तो जहाँ पर वुड वर्क होता है बेसिकली। तो सॉ मिल के पीछे एक खुला मैदान था। उस खुले मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना। तो मिलिट्री की अपनी एक एक्सरसाइज होती है, तो वो बेसिकली प्रूशियन सोल्जर्स वही कर रहे थे। Now it was all much more tempting than the rule for participants. अब ये सोचता है मनी मन कि ये बाहर जो बर्ड्स चॉप कर रहे हैं, प्रूशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पार्टिसिपल्स के रूल याद रखने से ज़्यादा टेम्पटिंग है, ज़्यादा अच्छा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। हरीड ऑफ का मतलब है जल्दी से भाग जाना कहीं पर। सो बेसिकली यहाँ पर एक तरफ तो वो सोचता है कि क्यों ना स्कूल से बंक किया जाए, स्कूल से बाहर पूरा दिन बिताया जाए, बट एट द एंड वो ये सोचता है कि भाई नहीं, स्कूल जाना ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम स्कूल जाते हैं वी आर बाउंड टू द सिस्टम। तो यहाँ पर इस लाइन की सिग्निफिकेंस यही है कि एवरीबडी इज़ बाउंड टू द सिस्टम, राइट। एंड यहाँ पर स्कूल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब बाउंड होते हैं। सो बेसिकली वो अब क्या करता है, वो अब अपने आप को रोकता है। रेजिस्ट मतलब रोकना, तो उसमें अपने आप को रोकने की एक स्ट्रेंथ है। और अब उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल जाएगा और वो लेट हो रहा था, तो इसीलिए ही हरीड ऑफ टू द स्कूल, मतलब वो भाग भाग कर स्कूल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. Bulletin board का मतलब होता है एक नोटिस बोर्ड जहाँ पर नोटिस लगाए जाते हैं इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए। तो जब वो स्कूल जा रहा था तो बीच में टाउन हॉल पड़ा। टाउन हॉल भी एक जगह है बेसिकली। वहाँ पर देखता है कि जहाँ बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ उसके आगे लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर सोचता है ये फ्रेंड्स कि भाई यहाँ पर एक तो ये लोग इतनी भीड़ इकट्ठी करके क्यों खड़े हुए हैं। फिर वो मनी मन ये भी सोचता है कि वैसे भी पिछले 2 सालों से हमें इस बुलेटिन बोर्ड से हमेशा बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं। और क्या कैसी कैसी बुरी खबरों की वो बात करता है, द लोस्ट बैटल्स। यहाँ पर उस बैटल की बात हुई है जब फ्रांस जो है हार गया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर में। तो जब प्रूशिया या ये कह लो जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, तो उसी के बारे में यहाँ बात हुई है। तो फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हम वैसे भी यहाँ से जब बैटल हारे थे प्रूशिया से, उसी की इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन बोर्ड से आई थी। एंड द ड्राफ्ट का मतलब है ये जो ऑर्डर है या जो ड्राफ्ट तैयार होकर आता है कि अब एल्सेज एंड लोरेन में क्या किया जाएगा आगे, वो ड्राफ्ट भी कहाँ से बनकर आता है, वो ड्राफ्ट बनकर आता है बर्लिन से, राइट। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि
पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड से हमें बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये हम बैटल हार गए, दूसरा ये कि जो ड्राफ्ट बर्लिन से तैयार होकर आता है उसमें फ्रांस के लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता, बल्कि जर्मनी जो है या जो प्रूशिया है वो अपना ही ऑर्डर पास ऑन करता है, एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। और बर्लिन की तरफ से जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने ऑर्डर पास ऑन करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ये कंसीडर करनी है कि बर्लिन का नाम यहाँ क्यों आ रहा है। बर्लिन एक्चुअली जर्मनी की कैपिटल है, तो इसीलिए बर्लिन से ही ऑर्डर पास होते थे। तो बर्लिन से ऑर्डर कहाँ पर पास होते थे? प्रूशिया में। किस चीज के ऑर्डर होते थे ये? कि अब से एल्सेज एंड लोरेन में वो चीजें फॉलो की जाएंगी जो भी इस ड्राफ्ट में या इस ऑर्डर में लिखा हुआ है बेसिकली, राइट। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहे हैं अपने मन में कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मतलब वो अपने मन ही मन में ये सोच रहे कि अब ऐसा क्या हो गया कि जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। वैसे भी हम 2 सालों से बुरी खबरें ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school plenty of time." जितना तेज वो फ्रेंड्स दौड़ सकता है वो उतना तेज दौड़कर स्कूल जा रहा था, लेकिन उसको किसी ने पीछे से आवाज़ दी। किसने आवाज़ दी? ब्लैकस्मिथ ने, जिसका नाम क्या था? वॉचर था। ये यहाँ पर क्यों था? बेसिकली ये इस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने आया था टाउन हॉल में अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं कोई स्किल को सीखने के लिए। तो ये ब्लैकस्मिथ अपने अप्रेंटिस के साथ आया था जिसको ये काम सिखाता था। तो ये जो ब्लैकस्मिथ है ये फ्रेंड्स को आवाज़ देता है और कहता है कि इतना दौड़कर स्कूल मत जाओ, तुम अपने स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम पर पहुंच जाओगे, मतलब तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए टाइम है, तुम टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब से हमने इस चैप्टर को पढ़ा हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए लेट था, लेकिन ब्लैकस्मिथ ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए टाइम है? दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इसके पीछे आपको ये समझना है कि भाई बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा था ना वही इसका मेन रीज़न है। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? एक्चुअली बर्लिन से ये ऑर्डर आया था और जो ऑर्डर आया वो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर लगाया हुआ था। ऑर्डर ये था कि अब से एल्सेज एंड जो लोरेन के स्कूल्स हैं इनमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रैंको प्रूशिया वॉर में एल्सेज एंड लोरेन जो है ये कैप्चर कर लिए थे प्रूशिया ने, फ्रांस को हरा दिया था ना प्रूशिया ने, तो इसीलिए इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को भी अब प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया था। तो इसीलिए ये ऑर्डर आया था कि सिंस एल्सेज एंड लोरेन अब फ्रांस का हिस्सा नहीं बल्कि प्रूशिया का हिस्सा है और अब इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। I thought he was making fun of me and reached Mr. Amel's little garden all out of breath. Basically जब ब्लैकस्मिथ की ये बात सुनता है, जब ब्लैकस्मिथ कहते हैं ना कि इतना दौड़ दौड़ कर मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी इनफ टाइम है, तुम टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे, ये सुनकर फ्रेंड सोचता है कि वो मेरा मजाक बना रहा है। बट मिस्टर एमएल के लिटिल गार्डन में ये पहुंच जाता है। लिटिल गार्डन वो जगह है जहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ता है बैठकर, एंड जब वो वहाँ पहुँचता है अपने स्कूल में ये ऑल आउट ऑफ ब्रेथ था, मतलब थक गया था ये, क्योंकि दौड़ा दौड़ा स्कूल आया था ना इसलिए। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये बता रहा है कि जब वो स्कूल पहुंचा था ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, काफ़ी थक चुका था। फिर हमें बता रहा है कि स्कूल में यूजुअली क्या सिनेरियो होता था। तो उसका स्कूल जब शुरू होता था ना तो हर रोज़ बहुत ही बसल होती थी, मतलब बहुत शोर शराबा होता था, और ये शोर शराबा इतना होता था कि स्कूल के बाहर जो स्ट्रीट है वहाँ पर भी सुनाई देता था ये शोर शराबा। और यहाँ पर वो किस शोर की बात कर रहा है वो यहाँ पर पहले हमें बता रहा है कि जो डेस्क है उसके ओपन एंड क्लोज होने की आवाज़ बाहर सुनाई देती थी,
या फिर जो बच्चे हैं जब वो लेसन्स रिपीट करते थे यूनिसन मेथड में, तेज़ तेज़ से वो आवाज़ें बाहर सुनाई देती थी। यूनिसन का मतलब क्या होता है? जब बच्चे एक साथ बोल बोल कर तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं उसे हम यूनिसन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई यूनिसन मेथड में जो है बच्चे मतलब एक साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते थे, तो वो आवाज़ें भी स्कूल के बाहर गली में पहुँचती थी। एंड सब बच्चे जो हैं वो यूनिसन में पढ़ते थे तेज़ आवाज़ में, तो इसलिए वो अपने कानों पर अपने हाथ भी रख लिया करते थे ताकि वो ध्यान से पढ़ सकें। एंड जो टीचर है उसका जो रूलर है, रूलर मतलब एक जो स्केल टाइप है बेसिकली, वो टेबल पर रैप होता रहता था, मतलब वो टेबल पर स्ट्राइक करते रहते थे। तो 3 आवाज़ें सुनती थी, एक तो ये कि डेस्क ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, दूसरा ये कि जब बच्चे यूनिसन में कोई लेसन रिपीट कर रहे हैं तेज़ तेज़ तो उन सभी बच्चों की आवाज़ें स्कूल के बाहर गलियों तक आती थी, और तीसरा ये कि टीचर के पास जो रूलर होता था वो उसको टेबल पर स्ट्राइक करता था, ठीक है, मारता था टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बट आज उसने ये देखा कि सब कुछ एकदम स्टिल था, सब कुछ एकदम शांत था। तो उसने एक चीज़ यहाँ नोटिस की, यूजुअली स्कूल से हमेशा जो भी शोर शराबा है वो सड़क पर सुनाई देता था, लेकिन आज स्कूल में कोई भी शोर शराबा नहीं है, सब कुछ एकदम स्टिल है, ठहरा हुआ है। कोई मतलब ऐसे कोई परेशान नहीं कर रहा किसी को, कोई बच्चा यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा है, कोई रैपिंग की आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर कोई भी बच्चा यूनिसन मेथड में नहीं पढ़ रहा है। तो ऑल एंड ऑल वहाँ ये देखता है कि स्कूल में बहुत ही शांति थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब फ्रेंड्स यहाँ कहता है कि वो जो कोमोशन उसके स्कूल में होता है, मतलब शोर शराबा जो उसके स्कूल में होता है, वो उस चीज़ पर काउंटेड था, मतलब उस चीज़ पर वो डिपेंडेंट था कि सब अपने अपने काम में बिजी होंगे और वो अपनी डेस्क पर बिना किसी को दिखे चुपके चुपके चला जाएगा, क्योंकि वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट था तो उसे डांट का डर भी था। तो उसने सोचा कि सब अपने अपने काम में बिजी होंगे, शोर शराबा होगा और वो चुपके से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस दिन इतनी शांति थी जैसे कि संडे की सुबह होती है, क्योंकि संडे को उनका स्कूल बंद होता है तो स्कूल में शांति होती है और यूजुअल डेज पर इतनी शांति नहीं होती। बट जिस दिन वो स्कूल के लिए लेट था एंड जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा एकदम सब शांत है, एवरीथिंग इज स्टिल। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और उसने विंडो के थ्रू ये देखा कि सभी उसके क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह पर चुपचाप शांति से बैठे हैं। मिस्टर एमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। सो यूजुअल डेज में तो ये मिस्टर एमएल क्या करते हैं, डेस्क पर इस रूलर को स्ट्राइक करते हैं, बट आज उसने ये देखा विंडो के थ्रू, फ्रेंड्स ने ये देखा कि मिस्टर एमएल ने इस आयरन रूलर को, जो कि एक टेरिबल आयरन रूलर है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ से आती है जब वो उसको डेस्क पर मारते हैं, तो मिस्टर एमएल ने इस आयरन रूलर को अपनी आर्म में रखा हुआ था। एंड वो साथ ही साथ जो है अब क्लास में राउंड लगा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन फ्रंट एवरीबडी। सो वो कह रहे हैं कि मैंने अब क्या किया, अब मैंने दरवाज़ा खोला और स्कूल में सिंस इतनी शांति थी सभी लोगों के सामने से मुझे अपने डेस्क पर जाकर बैठना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। और फिर वो कहता है कि मैंने जब सबके सामने दरवाज़ा खोला और अपने डेस्क पर जाके बैठने की हिम्मत की, उस टाइम पर मैं ब्लश कर रहा था। यहाँ ब्लश का मतलब है उसे शर्म आ रही थी और शर्म के मारे उसका जो फेस है वो लाल हो गया था एंड वो काफ़ी डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपेंड। फिर फ्रेंड्स कहता है बट कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, उसके सर ने उसको डांट भी नहीं लगाई। मिस्टर एमएल सो मी। अब फ्रेंड्स कहता है कि मिस्टर एमएल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही प्यार से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। फिर वो कहता है फ्रेंड्स कि उसके लैंग्वेज टीचर, फ्रेंच टीचर मिस्टर एमएल, उसने डांट नहीं लगाई कि वो स्कूल के लिए लेट है, बल्कि मिस्टर एमएल ने प्यार से कहा कि फटाफट से अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाओ, हम जो है पार्टिसिपल्स का लेसन शुरू करने वाले हैं।
I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frilled shirt. अब यहाँ पर फ्रेंड्स बता रहा है कि वो बेंच से जंप करके फटाफट से अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया और जब वो अपने डर से, अपने फ्राइट से थोड़ा सा बाहर आया तो उसने ध्यान से ये देखा कि उनके टीचर ने एक ऐसी स्पेशल ड्रेस पहनी है जो ड्रेस वो स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते हैं। तो उसके टीचर ने ऐसा क्या पहना हुआ है, तो मिस्टर एमएल ने उस दिन ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था एंड फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी। इसके अलावा एक कैप थी जो ब्लैक कलर की थी और कैप कौन सी थी, सिल्क कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। सब चीज़ें जो उन्होंने पहनी हुई थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी, उन पर डिज़ाइन था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। फिर फ्रेंड्स हमें ये बता रहा है कि ये जो स्पेशल ड्रेस है ना, ये मिस्टर एमएल या तो इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइज डेज के दिन पहना करते थे। बिसाइड्स The whole school seemed so strange and solemn. Solemn का मतलब होता है काफ़ी सीरियस, गंभीर। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें ये चीज़ भी बता रहा है कि उस दिन उसने एक चीज़ और नोटिस की कि स्कूल काफ़ी स्ट्रेंज एंड काफ़ी सीरियस दिख रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. फिर इसके अलावा एक और स्ट्रेंज चीज़ वो ये देखता है कि उसकी क्लास में जो बैक बेंच होते थे वो हमेशा एम्प्टी होते थे, लेकिन उस दिन उन बैक बेंचेस पे, मतलब पीछे के बेंचेस पर उसके गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्स, मतलब बच्चों की तरह, एक स्टूडेंट की तरह बैठे हुए थे। जैसे ये सभी स्टूडेंट बैठे हैं ना, वैसे उसके गांव के कुछ लोग इनकी तरह पढ़ने के लिए बैठे हुए थे। तो इसको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। फिर आगे फ्रेंड्स हमें बता रहा है कि वहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ था। एक तो वहाँ पर था ओल्ड होजर, जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी। ओल्ड होजर, ये होजर उसका सरनेम भी हो सकता है या एक किसी का नाम भी हो सकता है। इसके अलावा फॉर्मर मेयर भी था बैक बेंचेस पर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपने, ये होजर, मेयर, पोस्ट मास्टर, ये लोग सभी ओल्ड पीपल थे क्योंकि रिटायर्ड थे ये अपनी पोस्ट से। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, फॉर्मर वर्ड से। फॉर्मर मेयर का मतलब कोई मेयर होगा जो पहले मतलब इस पोस्ट पर था, वो रिटायर्ड हो गया है, एंड ऐसे ही कोई पोस्ट मास्टर होगा पहले जो अब रिटायर हो चुका है अपनी पोस्ट से। सो बेसिकली ओल्ड होजर, मेयर एंड पोस्ट मास्टर थे वहाँ पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, एंड ये सब के सब बहुत ही दुखी दिख रहे थे, काफ़ी सैड थे। होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, होजर ने अपने साथ एक प्राइमर बुक भी रखी हुई थी। एक प्राइमर बुक का मतलब वो होता है जिसमें ना किसी भी लैंग्वेज का बेसिक्स लिखा जाता है। जैसे कि सपोज करो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है एकदम बेसिक से, तो उसमें ABCD लिखी हुई हो, राइट। ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज की भी एक अपनी प्राइमर होती है। थम्ड एट द एजेस, और उस बुक के जो किनारे हैं वो थम्ड थे। थम्ड का मतलब होता है फटे हुए थे। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और ये जो ओल्ड होजर है इसने बुक को अपनी नीज पर ओपन करके रखा हुआ था और उस बुक के पेजेस पर इसके स्पेक्टिकल्स भी रखे हुए थे। While I was wondering all about it all, Mr. Amel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." फिर यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि मैं ये सब चीज़ों को ध्यान से देख रहा था कि एक पोस्ट मास्टर, जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर है वो बैठा हुआ है, एक ओल्ड होजर बैठा हुआ है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, राइट। और फिर वो देखते हैं कि मिस्टर एमएल जो है वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और वो बहुत ही जेंटल टोन से सबको कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैं तुमको फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन बताऊंगा या लास्ट लेसन सिखाऊंगा, क्योंकि
बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेज एंड लोरेन के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज होगी। तो आज की जो क्लास है ये लास्ट क्लास है फ्रेंच लैंग्वेज की, एंड कल से आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए नए मास्टर आएंगे, एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और आज के दिन तुम्हारी फ्रेंच लेसन की लास्ट क्लास है। सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। फिर फ्रेंड्स बता रहे हैं कि उनके मास्टर ने ये कहा कि सिंस टुडे इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे ध्यान से सुने, इस लेसन को ध्यान से सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। फ्रेंड्स को जैसे ये पता चलता है कि उसका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये बात उसके लिए एक थंडर क्लैप जैसी थी, एकदम चौंका देने वाली थी। ओ द रैचेज। रैचेज वर्ड को आप तब यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू शो योर अनहैप्पीनेस। दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और फिर फ्रेंड्स को याद आता है कि टाउन हॉल में इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो रखी थी, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा हुआ था कि अब से एल्सेज एंड लोरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन। अब यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। क्यों? अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है। क्या मैं अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाऊँगा? क्या फ्रेंच लैंग्वेज सीखना मेरा यहीं पर बंद हो जाएगा? ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो रिग्रेट फील करता है। वो कहता है कि उसे अब दुख हो रहा है कि उसने जो है फ्रेंच लेसन्स को ध्यान से नहीं सीखा, नहीं लर्न किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। और वो इस चीज़ पर भी रिग्रेट करता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न तो किया नहीं, बल्कि उसने उसको इग्नोर करने के लिए अलग चीज़ों में ध्यान लगाया, जैसे कि वो या तो बर्ड के एग्स को ढूंढता था या फिर उसके घर के पास एक सार नदी है उस पर वो क्या करता था, स्लाइड करता था। मतलब वहाँ खेलने चला जाता था, घूमने चला जाता था या नदी में तैरने चला जाता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of saints, were old friends now that I could not give up. अब फ्रेंड्स मनी मन सोचता है कि वो बुक्स जो उसे कुछ टाइम पहले तक न्यूसेंस लगती थी, या वो बुक्स जैसे कि ग्रामर की बुक्स हो गई, हिस्ट्री की बुक्स हो गई जिसमें सेंट्स की कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये सभी बुक्स उसे एक बोझ लगती थी स्कूल ले जाना। और ये सारी बुक्स उसकी एक ओल्ड फ्रेंड्स थी जिन पर उसको अब गिव अप कर पाना मुश्किल हो रहा था। And Mr. Emil too, that the idea he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler, how cranky he was. And Mr. Emil के बारे में जब फ्रेंड्स सोचता है कि भाई आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, एंड फ्रेंड्स ये सोचता है कि अब आज के बाद वो अपने लैंग्वेज टीचर मिस्टर एमएल को कभी नहीं देख पाएगा, तो इस चीज़ को सोच करना वो मिस्टर एमएल की सारी चीज़ें भूल जाता है, जैसे कि उनका रूलर या फिर उनका क्रैंकी नेचर। तो कहने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम किसी इंसान को ऐसे सोचते हैं कि इसको आज हम लास्ट बार देख रहे हैं तो हम उसकी सारी गलत चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन द सिमिलर वे फ्रेंड्स हमें ये बता रहा है कि जब उसे ये आता है ना, ये आइडिया आता है माइंड में कि मिस्टर एमएल जो है आज के बाद उनको नहीं पढ़ा पाएंगे एंड वो मिस्टर एमएल को कभी नहीं देख पाएगा, तो ये सब चीज़ें मिस्टर एमएल का गुस्सा भुला देते हैं एंड वो मिस्टर एमएल के रूलर को भूल जाता है जिसको देखकर वो बहुत डरा करता था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And फिर वो मनी मन ये भी सोचता है कि मिस्टर एमएल कितने पुअर मैन है, मतलब पुअर इन द सेंस कि उनको सोच सोच कर उसे बुरा लगता है कि ये पूरे जो है साल हमें पढ़ाते आए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि एट द एंड हुआ ये फ्रेंच लैंग्वेज आज से यहाँ पढ़ाई ही नहीं जाएगी, जिससे मिस्टर एमएल को बहुत लगाव था इस लैंग्वेज से, इस मदर टंग से। एंड एक चीज़ और यहाँ पर उसे बुरा लगता है मिस्टर एमएल के लिए कि आज उनका लास्ट लेसन डे है, दैट्स वाई आज उन्होंने इतने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। नाउ आई अंडरस्टूड
Why the old men of village were sitting there in the back of the room. अब फ्रेंड्स कहते हैं कि अब उसे समझ आया कि ये जो गांव के ओल्ड मैन हैं ये बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हैं स्कूल के क्लासरूम में. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर. तो फिर वो ये भी मन ही मन सोचता है कि वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको भी मेरी तरह सॉरी फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है. एंड वो सब ये सोच रहे हैं कि काश वो भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पहले सीख पाते और अब वो स्कूल ना तो जा पाएंगे आगे और ना वो पहले स्कूल गए, तो उनको अब रिग्रेट फील हो रहा है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे. एंड वो आज इसलिए आए हैं बिकॉज दे वांटेड टू थैंक आवर मास्टर, क्योंकि हमारे जो मास्टर हैं उन्होंने 40 साल अपनी फेथफुल सर्विस दी है इस स्कूल में. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर. एंड ये ओल्ड मैन इसलिए भी आए हैं क्योंकि ये अपनी कंट्री को एक रिस्पेक्ट जो है दे रहे हैं यहाँ बैठकर, और वो कंट्री जो आज से अब उनकी नहीं है सिंस इट वाज कैप्चर्ड बाय प्रूशिया. तो ये सब ओल्ड मैन क्यों आए थे? एक तो इसलिए क्योंकि ये मास्टर को थैंक करने आए थे, एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट के तौर पर आए थे क्योंकि इनके मास्टर ने 40 साल इस फेथफुल सर्विस में लगा दिए अपने, और फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने में लगाए अपने. इसके अलावा वो अपने देश की तरफ एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट शो करने आए थे. एंड वो कंट्री जो अब उनकी नहीं बल्कि अब प्रूशिया के अंडर है. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब फ्रेंड्स ये सब बातें सोच रहा था तो उसे सुनाई दिया कि उसका नाम किसी ने बुलाया. एंड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. और अब पार्टिसिपल्स के रूल्स को सुनाने की, रिसाइट करने की बारी फ्रेंड्स की थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participles all through very loud and clear without one mistake. And friends मन ही मन ये सोचता है कि मैं participles के वो खतरनाक, वो dreadful rule जिसे याद करना बहुत मुश्किल है, तो participles के ऐसे dreadful rules को loudly and clearly बिना किसी mistake के सुनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी देने के लिए तैयार था. But I got mixed up on the first words and stood there and holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. और फिर वो हमें ये बता रहा है कि उसके जब वर्ड्स मिक्सअप हो गए तो हुआ क्या, उसे बहुत शर्म आई. एंड वो वहाँ चुपचाप खड़ा रहा अपनी डेस्क को पकड़कर. उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई. इसके अलावा उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर सर उठाकर देख पाए. I heard Mr. ML say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. फिर फ्रेंड्स हमें बता रहा है कि जब मिस्टर ML ने ये देखा कि फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं आता है पार्टिसिपल्स से रिलेटेड, तो उस टाइम पर मिस्टर ML फ्रेंड्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, वैसे भी तुमको बहुत बुरा ऑलरेडी लग चुका है. See how it is every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. And फिर मिस्टर ML कहते हैं कि हम सब अपने आप से यही कहते रहते हैं कि हमारे पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है. एंड हम हर चीज़ को सीखने के लिए कल पर डाल देते हैं कि भाई हम कल सीखेंगे, कल ये काम करेंगे. एंड नाउ अब हम देखो किस नतीजे पर आ चुके हैं कि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है. एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. अब यहाँ पर मिस्टर ML एल्सेज की एक जो है सच्चाई बताते हैं एक तरीके से. ये कहते हैं कि एल्सेज के सभी लोग ऐसे हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो हर चीज़ को कल पर टाल देते हैं कि वो कल सीखेंगे, कल लर्न करेंगे. नाउ दोज फेलोज यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? प्रूशियन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है. सो दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन एंड यू कैन नॉट
even speak nor even write down your own language। फिर यहाँ पर मिस्टर एमएल कहते हैं कि अब जो प्रूशियन सोल्जर्स है ना, उनको तुमने ये अधिकार दे दिया कहने का कि तुम सब लोग फ्रेंच होने का प्रिटेंड करते हो, मतलब तुम सब लोग फ्रेंचमैन होने का एक ढोंग करते हो, एक दिखावा करते हो, क्योंकि तुमको अपनी खुद की लैंग्वेज ना तो बोलनी आती है ना लिखनी आती है। But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. Reproach का मतलब होता है blame। फिर मिस्टर एमएल यहाँ फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि पुअर लिटिल फ्रेंड्स, ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है बल्कि हम सब पर भी इसका ब्लेम जाता है। अब यहाँ पर वो किस पर ब्लेम करते हैं? वो फ्रेंड्स के पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं और खुद को भी ब्लेम करते हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. यहाँ पर मिस्टर एमएल कहते हैं कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहते थे कि तुम सीखो, बल्कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि तुम या तो किसी फार्म में या किसी मिल में जाकर काम करो ताकि तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमा पाओ अपने घर के लिए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। फिर मिस्टर एमएल खुद पर भी ब्लेम डालते हैं और कहते हैं कि मैं भी इस चीज़ का एक तरीके से आप कह सकते हो दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। फिर मिस्टर एमएल ये भी कहते हैं कि मैं दोषी इसलिए हूँ, कई बार मैंने तुमको अपने गार्डन में फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया रादर देन टीचिंग यू लेसन्स। व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और फिर मिस्टर एमएल ये भी कहते हैं कि जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना पड़ता था मैं स्कूल की उस दिन छुट्टी कर दिया करता था। तो यहाँ पर बेसिकली मिस्टर एमएल कह रहे हैं कि फ्रेंड्स अकेले की गलती नहीं है, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स की एंड मिस्टर एमएल दोनों की ही गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर एमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful, one second, okay, so it was the most beautiful language in the world। तो मिस्टर एमएल एक के बाद दूसरी बात कहते जा रहे थे और फिर ऐसे में उन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ी कही। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये वर्ल्ड की बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, that we must guard it among us and never forget it। और फिर मिस्टर एमएल ने कहा कि इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज है और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है, लॉजिकल है और हमें इसे हमेशा गार्ड करना चाहिए, इसकी हमें हमेशा सुरक्षा करनी है, इसको प्रिजर्व करके रखना है एंड हमने कभी भी इस लैंग्वेज को भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखनी है क्योंकि इसी लाइन में जो इस चैप्टर का थीम है वो दिया गया है। तो यहाँ पर मिस्टर एमएल कहते हैं कि हमने कभी भी अपनी मदर टंग नहीं भूलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई एनस्लेव हो जाता है, राइट, अगर कोई इंसान किसी से एनस्लेव हो जाता है तो उसके पास अगर उसकी लैंग्वेज है, अगर उसकी लैंग्वेज उसके पास है तो दैट मीन्स he can come out of the prison because language is the key to their prison। that means कि अगर हमारे पास हमारी मदर टंग होती है, हमारी लैंग्वेज होती है, वो ही हमारी आइडेंटिटी होती है और जिसके पास आइडेंटिटी है उसको कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता, कोई भी एनस्लेव नहीं कर सकता। इसलिए वो कह रहे हैं अगर कोई किसी के अंडर गुलाम भी बन गया है और उसके पास अगर कोई लैंग्वेज है अपनी तो वो उस गुलामी से निकल सकता है, उस प्रिजन से बाहर आ सकता है। तो हमारे पास उस प्रिजन की जो चाबी है ना, वो चाबी क्या है? हमारी मदर टंग, क्योंकि हमारी मदर टंग ही हमारी पहचान होती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फिर फ्रेंड्स कहते हैं इतना कहने के बाद
मिस्टर एमएल ने हमें ग्रामर पढ़ाई, ग्रामर का एक लेसन पढ़ाया और मैं एकदम से अमेज हो गया, ऐसे चौंक गया क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत क्लियरली समझ आई. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब यहाँ फ्रेंड्स ये भी बता रहा है कि मिस्टर एमएल ने जो ग्रामर का लेसन पढ़ाया था वो उसे सब समझ में आ गया था एंड जो भी मिस्टर एमएल पढ़ा रहे थे वो बहुत इजी था. उसके पीछे अब उसने एक रीज़न भी बताया. उसने कहा कि शायद मिस्टर एमएल की बातों को फ्रेंड्स ने ध्यान से कभी सुना ही नहीं एंड या ये कह लो कि मिस्टर एमएल ने इतने पेशेंस के साथ कभी पढ़ाया ही नहीं. सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्लियर है. जब इसने ध्यान से सुनी तो इसको सब समझ आ गया. पहले तो इसको पार्टिसिपल्स के रूल याद रखने कितने मुश्किल लग रहे थे, लेकिन अब जब इसने ध्यान से सुना तो इसको सब चीज़ें क्लियर हो गई. It seemed almost as if poor man wanted to give us all he knew before going away, to put it all into our heads at one stroke. तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि मिस्टर एमएल इतने पेशेंस के साथ हमें पढ़ा रहे थे, इतने पेशेंस के साथ, ऐसे लग रहा था मानो कि वो जाने से पहले हमें अपनी सारी नॉलेज देना चाहते हैं एंड एक ही स्ट्रोक में, मतलब एक ही क्लास में वो सारी नॉलेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग. दैट डे मिस्टर एमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज. फिर फ्रेंड्स कहता है कि उनका जब ग्रामर पोर्शन ख़त्म हुआ उसके बाद वो राइटिंग सेक्शन पर आए और मिस्टर एमएल के पास उस दिन नई कॉपीज़ थी हम सब के लिए और उन नई कॉपीज़ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज. They looked like little flags floating everywhere in schoolroom hung from the road at the top of our desk. और जो भी ये नोटबुक थी जिन पर फ्रांस एल्सेज लिखा हुआ था, ये सारी की सारी नोटबुक ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो इनकी जो नेशन है, इनकी जो कंट्री है, उसका फ्लैग फ्लोट हो रहा हो पूरी क्लासरूम में. You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. फिर वो कहता है कि क्लासरूम में सब अपने अपने काम पर लग गए एंड बहुत ही शांति थी, क्लास में सब लोग चुप थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. इनफैक्ट क्लासरूम में इतनी शांति थी, सब कुछ इतना स्टिल था कि बच्चों के या लोगों के लिखने की आवाज़ भी आ रही थी. तो जब आप पेपर पर लिखते हो पेन से तो पेन के स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ भी सुनाई दे रही थी. Once some beetles flew in but nobody paid attention to them. फिर फ्रेंड्स कहता है कि बीटल्स भी आए क्लासरूम में, उड़कर चले गए, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. और फ्रेंड्स ये कह रहा है कि सब लोग अपने काम में इतने बिजी थे कि किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि बीटल्स जो है वो आए और उड़कर चले गए. छोटी छोटी चीज़ें जो है इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. इनफैक्ट जो पिजन्स थे जो रूफ पर बैठे हुए थे वो अपनी फिश हुक से, मतलब अपने पंजे से वो कुछ स्क्रैच कर रहे थे. ऐसे लग रहा था कि मानो वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हों. तो यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं जब वो लिख रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज में और ऊपर पिजन्स अपने पंजों के साथ स्क्रैच कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था मानो वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहे हैं. ऑन द रूफ द पिजन्स cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeons? एंड देन फ्रेंड्स कहता है कि सभी पिजन्स वो ना धीमी धीमी आवाज़ में वो कू कू की आवाज़ निकाल रहे थे. एंड फिर फ्रेंड्स अपने मन ही मन ये सोचता है कि क्या ये प्रूशियन पीपल इन पिजन्स को फोर्स करेंगे कि अपनी आवाज़ तुम जर्मन लैंग्वेज में निकालो.
क्या पिजन्स को भी ये यही कहेंगे? तो बेसिकली ऑल एंड ऑल फ्रेंड्स हमें ये बताना चाह रहा है कि जैसे पिजन्स की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, उनकी अपनी आवाज़ है, ऐसे ही हर इंसान की अपनी एक लैंग्वेज होती है और तुम उन पर ज़बरदस्ती कर कर फोर्सफुली उनकी लैंग्वेज चेंज नहीं करा सकते. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. ML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. फिर यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि जब वो अपना राइटिंग का काम कर रहा था, उसने बीच में ये देखा कि मिस्टर एमएल जो हैं वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए, एकदम स्ट्रेट तरीके से बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं. एंड वो एक बार एक चीज़ को देखते और दूसरी बार थोड़ी देर में वो दूसरी चीज़ को देखते. तो वो हर चीज़ को गेज कर रहे थे, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. फिर वो कहता है कि वो हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे मानो कि वो अपने माइंड में हर चीज़ की इमेज को फिक्स करना चाहते हो एज अ मेमोरी. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window, his class in front of him. फिर वो कहता है कि ये बड़ी ही फैंसी वाली बात है कि वो 40 साल से एक ही स्कूल में हैं, एक ही जगह पर वो पढ़ा रहे हैं. एंड यहाँ स्कूल के जहाँ मतलब वो पढ़ाते बेसिकली रूम में, उसी के बाहर उनका एक अपना गार्डन है जो विंडो से दिखता है. एंड उनकी क्लास उनके आगे थी, तो वो हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. फिर यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है कि जो क्लासरूम की डेस्क एंड बेंचेस हैं वो काफ़ी सालों से बच्चे यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसलिए वो काफ़ी स्मूथ हो गए थे. एंड जो वॉलनट ट्री था वो अब काफ़ी टॉलर हो गया था. And the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. तो होप वाइन का मतलब एक ऐसी बेल का पेड़ होता है बेसिकली. तो यहाँ वो कह रहा है कि जो होप वाइन है जो मिस्टर एमएल ने खुद प्लांट किया था, तो वो होप वाइन अब ट्वाइन करके विंडो से रूफ की तरफ जा चुकी है. तो बेसिकली इस तरीके से एक बेल नहीं होती है, ठीक है, वो इस तरीके से विंडो से रूफ तक जा चुकी है, वो भी टोल हो चुकी है होप वाइन. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. फिर वो मनी मन ये सोचता है कि कितनी बुरी ये बात है कि 40 साल से मिस्टर एमएल यहीं पर पढ़ा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली उनका अभी जो हार्ट है वो ब्रेक हो रहा होगा. क्यों? क्योंकि उनको अभी वो सारी चीज़ें छोड़कर जानी हैं जो चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों के सामने इतने सालों से देखी है. एंड जो उनकी सिस्टर है वो रूफ़ के ऊपर जो रूम है बेसिकली उस रूम में वो सामान पैक कर रही थी. तो उसके बारे में वो बता रहा है कि वो ये भी आवाज़ें सुन पा रहे थे कि मिस्टर एमएल की जो सिस्टर है वो रूम में सामान पैक कर रही है एंड ट्रंक्स में सारा सामान डाल रही है, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे ये कंट्री छोड़कर जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. देखो, एक तरफ मिस्टर एमएल बहुत ही ऐसे दुखी थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर इतना करेज था कि उन्होंने हर एक के लेसन को बड़े ध्यान से सुना. अब राइटिंग सेक्शन ख़त्म होने के बाद उन्होंने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा. देन द बेबीज़ का मतलब है स्टूडेंट्स, दे चैंटेड देयर बा बी बे बू. एंड डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in their hands, spelled the letters with them. So अब फ्रेंड्स कह रहा है कि सभी बच्चों ने चैंटिंग की, हिस्ट्री के लेसन की, वो पढ़ रहे थे. एंड फिर वो बता रहा है यहाँ पर ओल्ड हॉजर की बात. वो कह रहा है कि जो रूम में पीछे बैठा हुआ था ओल्ड हॉजर, उसने अपने चश्मे लगाए और अपनी प्राइमर को खोला उसने, और अपनी प्राइमर को उसने दोनों हाथों में पकड़ा. एंड वो हर एक लेटर को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. एंड
ये जो ओल्ड हॉजर है ये पढ़ता पढ़ता रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं ना तो हमारी आवाज़ जो है ना वो ट्रेम्बल करने लगती है इमोशन के साथ, मतलब थोड़ी कांप कांप कर आवाज़ निकलती है। तो वही फ्रेंड्स यहाँ बता रहे हैं कि जब वो रो रहा था ना तो उसकी उस इमोशन की वजह से उसकी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही थी। It was so funny to hear him, and we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, the last lesson. और फिर फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जब ओल्ड हॉजर ऐसे अपनी आवाज़ में ट्रेम्बलिंग वॉइस में पढ़ रहा था लेसन को, तो हम सबको ये सुनकर जो है फ़नी लग रहा था, तो हम लोग हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। फिर वो कहते हैं कि ये लास्ट लेसन उसे हमेशा याद रहेगा। All at once the church clock struck 12. और अब वो टाइम आ जाता है जब चर्च क्लॉक की आवाज़ आती है कि भाई 12 बज गए हैं। And then the Anglius, at the same moment the trumpet of the Prussians returning from the drill sounded under our windows. Mr. ML stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो जब 12 बजे तो उनका प्रेयर का टाइम शुरू हो गया। एंग्लियस मतलब प्रेयर सॉन्ग होती है कोई। सो बेसिकली यहाँ फ्रेंड्स ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही प्रेयर का टाइम शुरू हुआ 12 बजे चर्च में, तो वैसे ही प्रूशियन सोल्जर्स अपनी ड्रिलिंग से, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे। एंड जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी जो आवाज़ थी वो सब लोग सुन पा रहे थे क्लासरूम में। मिस्टर एमएल आवाज़ सुनकर वो खड़े हो गए एंड उनका चेहरा काफ़ी फीका पड़ गया। आई नेवर सो हिम लुक सो टोल, और वो इतना स्ट्रेट खड़े हुए कि वो इतना मतलब टोल कभी लगे नहीं जितना उस दिन थे। क्योंकि ये जो बेसिकली आई नेवर सो हिम सो टोल का मतलब यहाँ ये है कि वो मिस्टर एमएल प्राउड में खड़े हुए थे अपनी लैंग्वेज के लिए। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। फिर यहाँ फ्रेंड्स कहते हैं कि जो मिस्टर एमएल है वो कुछ कहना चाहते थे, वो आए कहकर रुक गए, उससे आगे वो बोल नहीं पाए क्योंकि उनका गला चोक हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी इमोशंस में थे। Then he turned to blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर मिस्टर एमएल ब्लैकबोर्ड की तरफ गए, एक चौक उठाया और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा विव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। सो विव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, की फ्रांस हमेशा जिंदा रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और इतना लिखने के बाद मिस्टर एमएल दीवार के अगेंस्ट उन्होंने अपना सर रखा, मतलब उन्होंने दीवार का सहारा लिया, क्योंकि वो एकदम से अंदर से ऐसे इंसान वीक पड़ जाता है ना, तो वो इतने वीक पड़ गए अंदर से कि उन्होंने फिर क्या किया, वॉल का सहारा लेकर अपना सर लगाया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, एंड उन्होंने वॉल की तरफ अपना जो है फेस कर रखा था और वॉल पर अपना फेस लगा रखा था, और उन्होंने हमें पीछे मुड़कर नहीं कहा तुम जाओ, बल्कि मिस्टर एमएल ने अपने हाथ से जेस्चर किया कि जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो चुका है, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। सो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मिस्टर एमएल ने किसी को लास्ट टाइम फिर देखा नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉन्ग लिव फ्रांस लिखने के बाद अपना सर वॉल पर रखा एंड बच्चों की तरफ हाथ से जेस्चर किया कि स्कूल अब डिसमिस हो गया है, अब तुम जा सकते हो। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप इन टेलीग्राम ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर मैं PDF डालती रहती हूँ, अलग अलग लेसन्स की समरी एंड इसके अलावा राइटिंग सेक्शन, आपको बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिलेंगी और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।